टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, देख रहे हो आप? बच्चे बोलेंगे देखना ही बस मिलते हैं। सुनो चलो, अच्छा, आज मैं नोट्स दे ही दूंगा, है ना? तुम आईपैड ही ले जाना मेरा दीपावली पे। सुनो, इतना महंगा नहीं कि बच्चे सीए के छोड़ दें। और एक बार सीए बन गए तो आईपैड आईपैड तो ऐसे डले रहेंगे। फिर क्या? आईपैड, मैकबुक, आईफोन, जिनके आगे भी आई आ रहा है, सब। बस एक बार आई, सुनो, आई से आई, इसीलिए तो आई से आई। सुनो 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 सुनो, प्लीज शुरू करें यहाँ से। देखना, टाइम ऑफ सप्लाई, नोट नहीं करना है, बात समझना कि आखिर बात क्या कर रहे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई है क्या, फिर तो हम समझ लेंगे कि कब निकलेगी। बात नहीं करनी प्लीज। इसमें सेक्शन है 12, 13 एंड एक और सेक्शन होता है 14, ठीक है? तीन सेक्शन है। 14 छोटा सा सेक्शन है, फाइनल में है, और इंटर लेवल तक हम पढ़ते हैं 12, 13, और फाइनल में हम 14 भी पढ़ते हैं। छोटा सा सेक्शन है, 2 से 5 मिनट का 14। सुने ध्यान से प्लीज़, बातें नहीं करें, जो भी कर रहे हैं बातें नहीं करें। मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ, फिर तो नियम है छोटे मोटे हैं, वो आपको समझ में तुरंत आ जाए। मीनिंग क्या है टाइम ऑफ सप्लाई का? तो हम जो बोले टाइम ऑफ सप्लाई निकालिए, उसका मीनिंग क्या है? देखो क्या होता है इसी ट्रांजेक्शन के केस में, जैसे मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हैं मिस्टर बी। अब जो ये सप्लाई हो रही है, जो सप्लाई हो रही है वो हो रही है 1 लाख रुपए की। अब इसके संबंध में अलग अलग डेट्स हैं, जिन डेट पे कुछ कुछ हुआ है। तो सपोज करें 1 जनवरी 2021 को ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव हुआ, कैश ऑन डिलीवरी का। ऑर्डर आया, फिर ऑनलाइन आए, ऑफलाइन भी आ सकता है ना? कस्टमर कॉल करके बोल रहा है कि सर वो सामान भिजवा दोगे क्या, पैसा हम दे देंगे। अब आप क्या करते हैं, 5 जनवरी को आप गुड्स को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, ठीक है? अब हम जानते हैं जब गुड्स डिलीवर होती है तो इनवॉइस साथ में हो जाती है, ठीक है? फिर भी चूंकि हमें डिस्कस करना है, इसलिए हम इनवॉइस की डेट को थोड़ा अलग कर लेते हैं। हमारा रेगुलर कस्टमर है, हमने उसको गुड्स भेज दिया, कहीं से हमारा सामान बच के आ रहा था, हमने कहीं भेजा था, वहाँ से बचा हुआ आ रहा था, या हमने किसी सप्लायर से मंगाया था तो वहाँ से आ रहा था, तो हमने सप्लायर को बोला, ट्रांसपोर्टर को, सुनो थोड़ा सा सामान किसके यहाँ उतारते चले आना, इस कस्टमर के यहाँ पे उतारते चले आना, अपना रिटेलर है, बार बार खरीदता है। और हमने बोला कि इनवॉइस तो इनवॉइस बाद में। तो अब सपोज करो कि 8 जैन को इनवॉइस बन रहा है, ठीक है? इनवॉइस 8 जनवरी को मिल रहा है, और पेमेंट जो हो रहा है वो पेमेंट हो रहा है मान लो 16 फरवरी को, ठीक है? अब मैंने सारी डेट जनवरी की ले ली है, अगर मैं उसको और चेंज करता तो ये ऑर्डर 1 दिसंबर को हो सकता था, गुड्स डिलीवर जनवरी में हो सकती थी, इनवॉइस भी चलो मैंने जनवरी में ले लिया, और पेमेंट कब हो रहा है, फरवरी में हो रहा है। अब टाइम ऑफ सप्लाई हम क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या मीनिंग है? तो टाइम ऑफ सप्लाई का ये है
कि टैक्सेशन के पर्पज से हम कब मानेंगे कि ए ने बी को सामान बेचा, क्योंकि जब भी सेल हुई है तो हमें वो सेल अगले महीने दिखानी पड़ेगी। इस महीने की सेल जो अगले महीने हम रिटर्न फाइल करेंगे, मतलब इस महीने का जो रिटर्न होगा, जिस महीने की सेल है उस महीने के रिटर्न में दिखानी पड़ेगी, और उस महीने के साथ आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। यानी सपोज करो कि सेल मानी जाती है दिसंबर में, तो आपको ये सेल दिखानी पड़ेगी दिसंबर के रिटर्न में, जो कि आप कब फाइल करोगे, जनवरी में। सपोज करें हम कि मंथली रिटर्न फाइल करता है बंदा, ठीक है, मंथली रिटर्न जाता है उसका, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 1 में भी दिखाना पड़ेगा, जीएसटीआर 1 को 2 मिनट इग्नोर भी करो तो जीएसटीआर 3 भी में दिखाना पड़ेगा और टैक्स चुकाना पड़ेगा। अगर सेल दिसंबर में बन गई तो जनवरी के 20 तारीख को टैक्स चुकाना है। अगर सेल जनवरी में मानी गई तो फरवरी के 20 तारीख तक टैक्स चुकाना है। अगर सेल फरवरी में मानी गई तो मार्च के 20 तारीख तक टैक्स चुकाना है। यानी बहुत जरूरी है समझना कि सेल किस दिन मानी जानी है। और यहाँ सेल्स ऑफ गुड्स के हिसाब से सेल नहीं, यहाँ सप्लाई कब मानी जाएगी, यानी टाइम ऑफ सप्लाई किस दिन है। इतने सारी डेट में से किस दिन हम सप्लाई कंसीडर करेंगे, ये बात हमें पढ़नी है सेक्शन 12। और यानी टाइम ऑफ सप्लाई क्या क्यों जरूरी है, टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करता है कि इस सप्लाई पर आपको कब टैक्स जमा करना, और उसके हिसाब से आप टैक्स जमा करते हो, ना कर पाओ तो आपको ब्याज वगैरह भी देना। ओके, तो आपको पहले समझ आया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम जो भी डेट चुनेंगे कि ये डेट टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, तो हम समझ जाएंगे अच्छा अगर ये डेट टाइम ऑफ सप्लाई है तो हमें इसके हिसाब से अगले महीने रिटर्न जमा करके उस पर टैक्स पे करना। ओके, मीनिंग समझ आ गया आपको टाइम ऑफ सप्लाई का। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो भी होगा इन केस में, जो भी क्या बनेगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एंड टैक्स पे करना होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हमें कौन कौन से सेक्शन, सेक्शन 12 बताता है हमें टाइम ऑफ सप्लाई और सेक्शन 13 बताता है हमें टाइम ऑफ सप्लाई। तो जो सेक्शन 12 है वो हमें बताता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, और सेक्शन 13 है वो हमें बताता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। 14 क्या है हम 12 13 के बाद में देखते हैं। ठीक है, देखें प्लीज बातें ना करें, तो जितनी जल्दी हो सके तो हम इसको खत्म कर लें। 5 नंबर तक का आता है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में लिखा हुआ है जैसे प्रोविजन गुड्स के केस में है, कुछ प्रोविजन सर्विस के केस में अलग है, लेकिन कुछ प्रोविजन सेम। तो 12(1) तो इतना बस बोलता है, पहले मैं केवल 12 बता रहा हूँ, 13 की तरफ इग्नोर कर दो आप, 12 समझ लो तो 13 आधे तो ऐसे ही हो गए और कुछ हमें पढ़ने पड़े। 12(1) ये बोलता है कि गुड्स के केस में आपको टैक्स तब देना पड़ेगा जब आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, 12(1) तो इतनी सी बात कहता है कि आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा किस हिसाब से, जब आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। यानी वो नहीं बता रहा कि टाइम ऑफ सप्लाई कब है, वो ये बता रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई का महत्व है कि जब भी टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा तो उस हिसाब से आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। क्या 12(1) समझ गए। तो प्रोविजन कब से शुरू हुआ है, किस दिन हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, 12(2). 12(2) बोलता है कि नॉर्मल जो सेल होती है, नॉर्मल आरसीएम नहीं, नॉर्मल, है ना, तो उसके केस में आप गुड्स को बेचते हो तो टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा। 12(3) बोलता है कि अगर आरसीएम वाली सेल है जिसमें कौन टैक्स चुकाएगा, रेसिपिएंट, तो नॉर्मल केस में तो सप्लायर टैक्स चुकाता, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें टाइम ऑफ सप्लाई देखनी थी कि सप्लायर किस दिन टैक्स गवर्नमेंट को चुकाएगा। लेकिन आरसीएम में तो हमें तो ये देखना है कि रेसिपिएंट टैक्स गवर्नमेंट को कब चुकाएगा। तो आरसीएम के केस में कौन सा सेक्शन लगता है, 12(3) लग जाता है। आई बात समझ, कोई डाउट तो नहीं। और 12(4) किस बारे में बात करता है, 12(4), 12(5) और 12(6) जो है, ठीक है, सेम आपको सामने मिल जाएंगे, 13(4), 13(5), 13(6). तो हमें जो 3 समझने हैं उसके बाद वो 3 तो ऑटोमेटिक खत्म, कोई चेंज नहीं है। तो हमें ऊपर के 3 समझने हैं, फिर एक 3 कॉमन है और वहाँ के ऊपर के 3 समझने। इस तरीके से 9 प्रोविजन हमें समझ, ठीक है, 3 यहाँ के 3 वहाँ के और 3 जो है जो कॉमन हो गए 3 बन जाए।
तो 12.4 क्या बोलता है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। आप किसी को, मैं ओवरऑल बातें समझाते जा रहा हूँ, ध्यान सुनते हैं ना। आप कई बार क्या करते हैं, गुड्स नहीं बेचते हैं, आप वाउचर बेचते हैं। जैसे दीपावली के मान लो 20 दिन पहले शुरू हो जाएगा कि अमेजोन का वाउचर खरीदो। आप दीपावली में किसी को कुछ गिफ्ट करने वाले हैं और आपको नहीं समझ आ रहा मैं क्या गिफ्ट करूं, तो उन्होंने बोला कि आप अमेजोन का वाउचर खरीद लो। और आप जब उनसे जाओ, जैसे घर गए, तो आपने क्या करा, उनको वाउचर गिफ्ट कर दिया कि ये आपके लिए। आपको समझ नहीं आ रहा क्या देना है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि मुझे इतने रुपए का सामान लेना है, जो अच्छा लगे ले लो, तो आप उनको क्या कर सकते हो, वाउचर गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वाउचर बेचा जा रहा है, खरीदा बेचा जा रहा है। तो वाउचर के इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो यहाँ मुद्दा क्या फंस रहा है, मुद्दा ये फंस रहा है कि वाउचर खरीदा बेचा जा रहा है अमेजोन का। अब उस वाउचर के अगेंस्ट तो आप जूते खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, ठीक है, ज्वेलरी खरीद सकते हो, आर्टिफिशियल जो भी आप जो चाहो वो खरीद सकते हो। तो फिर क्या टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, इस बार में हम 12.4 में पढ़ेंगे, और गहराई में नहीं जा रहा, 12.4 में पढ़ेंगे। 12.5 में बोलेगा कि ऐसे केसेस जहां आप चोरी छुपे काम करते रहते हो और फिर पकड़े जाते हो, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। मतलब आप गुड्स को लिए रास्ते में मिल गए, अब कब टैक्स चुकाना पड़ेगा, हमने कहा अभी, अब चुकाना पड़ेगा। तो जो भी प्रोविजन है 12.5 में हम वो पढ़ते हैं, सर्विस केस में वो 13.5 में पहुंच जाता है। रेसिडुअल केसेस में क्या होगा, और 12.6 जो बोलता है वो ये बोलता है कि जब वो एडिशनल कंसिडरेशन लेते हैं ना किसी से, आपने किसी को सप्लाई कर दी थी, अब वो क्या हो रहा है, आपका पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहा है, तो आप उससे इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या फाइनेंस चार्ज ले रहे हैं। जो इंक्रीमेंट ले रहे हैं, ब्याज के रूप में जो लेते हैं, उसको हम पढ़ते हैं कंसिडरेशन में इंक्लूड होता है वो, सही है। और हम वहाँ भी, मैंने जब पढ़ाया था कंसिडरेशन में इंक्लूड होता है, तब भी मैं बता था इसको टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा, जब ये ब्याज क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, तो उसका तो फिक्स है। जो इंक्रीमेंटल है, इंटरेस्ट, पेनल्टी या ब्याज के फॉर्म में, उसका टाइम ऑफ सप्लाई तब माना जाएगा जब वो ब्याज आपको क्या हो जाए, रिसीव हो जाए। चाहे वो गुड्स के केस में पैसा नहीं मिला इसलिए ब्याज मिला हो, चाहे वो सर्विस के केस में पैसा नहीं मिला इसलिए ब्याज मिला हो, तो वो बातें कॉमन है वाउचर का, रेसिडुअल केस का, और ये 12.6 का जो है इंटरेस्ट पेनल्टी के केस में, ये कॉमन प्रोविजन है। तो हम पढ़ते हैं 12.1 में क्या लिखा हुआ है, फिर हम पढ़ते हैं 12.2 और 12.3 में क्या लिखा हुआ है। 12.1 क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। 12.1 लिखा है लाइबिलिटी टू पे टैक्स देन अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। बोले लाइबिलिटी कब आएगी, जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। इतनी बात करता है 12.1। तो नियम कहाँ से शुरू होते हैं, 12.2 से। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, 1 जुलाई को आपको ऑर्डर मिला, आपको 5 जुलाई को कुछ एडवांस पैसे मिल गए 20,000 रुपये, 10 अगस्त तक आपको, आपने इनवॉइस और गुड्स डिस्पैच कर दी दोनों, ठीक है, 50,000 प्लस जीएसटी। अब 12 अगस्त को आपकी गुड्स रिसीव हुई हैं अगले को, और बैलेंस पेमेंट उसने करा है आपको 15 सितंबर में, ठीक है। तो सवाल यह है कि इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाए। जब ओरिजिनली सेक्शन 12.2 बना था, तब प्रोविजन क्या थे वो सुन लें, ठीक है, और फिर क्या अमेंड हुआ वो भी सुन लें। ओरिजिनली जब 2017 में जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, तो उन्होंने प्रोविजन बनाए थे इनवॉइस और पेमेंट। फॉरवर्ड चार्ज है, कौन टैक्स चुकाएगा, सप्लाई। बोले जिस दिन आपने इनवॉइस इशू करा या जिस दिन आपको पैसे मिल गए थे, whichever is earlier, आप टैक्स चुकाना। मैंने कहा क्या मतलब, बोले अगर पैसे एडवांस मिल गए थे ना, तो एडवांस पे टैक्स चुकाओ, और नहीं मिले ना, तो आपका व्यवहार है, आपने बेच दिया ना माल, आपने इनवॉइस इशू कर दिया, तो आप उस पर टैक्स चुकाओ, चाहे सामने से पैसा मिला हो ना मिला हो, क्योंकि वो आपका व्यवहार है कि आप उसको 3 महीने की उधारी दे रहे हैं कि 4 महीने की, माल तो बिक गया है ना, इनवॉइस इशू हो गया, ठीक है। तो अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया जनवरी में, पैसा मिल रहा फरवरी में, कब के हिसाब से टैक्स चुकाना पड़ेगा, जनवरी के हिसाब से चुकाना पड़ेगा। और पहले के प्रोविजन बता रहा हूँ। और अगर पैसा मिल गया जनवरी में और माल बिका है फरवरी में, तो जनवरी के हिसाब से चुकाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो पहले ही आ गया। तो उनका पहले प्रोविजन था इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, लेकिन अब पेमेंट जो वर्ड था उसको हटा दिया गया। अब क्या लिखा हुआ है प्रोविजन, इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। जिस दिन आपने इनवॉइस इशू की है या जिस दिन तक इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए थी, व्हिचएवर इज अर्लियर, आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। पेमेंट की डेट अब किसी काम की नहीं रही, यानी एडवांस पेमेंट में गुड्स के केस में तो लायबिलिटी राइज
नहीं होगी। कब होगी? जब आप इनवॉइस इशू कर दें या जब तक इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। इसीलिए हमने पहले वो चैप्टर पढ़ा इनवॉइस वाला। अब बताना गुड्स के केस में इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए। हम टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स पढ़ रहे हैं, तो अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो मूवमेंट के पहले पहले, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है और सेल हो रहा है तो जब भी आप उनको अवेलेबल करा दो तब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर गुड्स सेल्स और अप्रूवल बेसिस पे है तो जब वो हाँ कह रहा है या 6 महीने के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो जब भी वो सक्सेसिव अकाउंट्स या पेमेंट मांगे तब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। टाइम ऑफ सप्लाई ने सिंपल सी बात कही है 12(2) ने, बहुत ध्यान समझना। बोले हमें नहीं मतलब कि अप्रूवल पे बेचा है कि क्या कर रहा है, वो आपकी कहानी है। इनवॉइस जिस दिन इशू हुआ हो या जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, whichever is, आपने आज इनवॉइस दिया है, 5 दिन बाद गुड्स का मूवमेंट करा है, इनवॉइस आपने दे दिया, आपने कहीं बिल लेके चले जाओ, हम 5-6 दिन में आपका सामान भेज दें, तो आपने बिल बना दिया, उसमें पेमेंट कर दिया, नहीं कर दिया, एडवांस दिया, बाद में देगा, वो कहानी अभी इररिलेवेंट हो। आज आपने 1 जनवरी को इनवॉइस दे दिया, आपने बोला मैं 5 जनवरी तक आपका सामान भेज दूंगा, ट्रक आएगा उस साइड तो आ जाएगा। तो अब बताओ इनवॉइस कब इशू हो गई? 1 जनवरी को। तो टाइम ऑफ सप्लाई 1 जनवरी। रिटर्न कब फाइल करो? फरवरी में उसका टैक्स चुका। आपने 29 जनवरी को इनवॉइस इशू करी है और 5 फरवरी को गुड्स डिलीवर हुई है। टाइम ऑफ सप्लाई 29 जनवरी। ठीक है, आपने गुड्स डिलीवर कर दिए हैं 5 फरवरी को, एडवांस पैसे आ गए थे 29 जनवरी को, और आपने गुड्स डिलीवर कब करी? 5 फरवरी को। इनवॉइस इशू करा आपने 15 फरवरी को। टाइम ऑफ सप्लाई 5 फरवरी। इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस व्हिचएवर इज करेक्ट। डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्ली। ओके, तो इतना सा प्रोविजन है। टाइम ऑफ सप्लाई है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्ली। ये कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, इनसे हम निकालेंगे। फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, और ड्यू डेट क्या होगी ये लिखा है। ये जो पोर्शन लिखा है आंसर का पार्ट है, आप इसको मत देखें, ठीक है, आप केवल किसको देखें? क्वेश्चन के पार्ट को देखें। पता डेट ऑफ रिमूवल गुड्स निकली है 8 मई को, पेमेंट आया है 4 मई को, इनवॉइस बनाया है 15 मई को। 8 मई बन जाएगी क्योंकि ये क्या हो गई? डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्ली। 4 मई इररिलेवेंट है, यानी डेट ऑफ पेमेंट इररिलेवेंट। पर मैंने क्यों लिखी है? क्योंकि पहले होती थी, इसलिए जो क्वेश्चन बनेगा अगर पुराना वाला वो क्वेश्चन को अमेंड करके दिया तो ये सारी डेट्स देंगे वो ना, क्योंकि चेक करना चाहते कि आपको प्रॉब्लम पता है नहीं पता, क्योंकि सर्विस के केस में पेमेंट की डेट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्विस के केस में इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज, ठीक है, तो वहाँ हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसमें 8 मई आ जाएगा। अब ये बहुत सरल हो गया क्योंकि सिंपल से ही हो गया। अगला है डेट ऑफ रिमूवल, 15 नवंबर को गुड्स निकल गई थी और इनवॉइस बन गया था 22 दिसंबर को, 15 नवंबर, ठीक है। मैंने आगे लिखा है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी, तो अगर जिनका मंथली रिक्वायरमेंट है तो अगर उनका 15 नवंबर ड्यू डेट आ रही है, टाइम ऑफ सप्लाई आ रही है, तो 20 दिसंबर तक उनको टैक्स चुकाना पड़ जाएगा GSTR 3B के थ्रू, है ना। चलो 8 फरवरी को डेट ऑफ रिमूवल है, 50,000 की गुड्स रिमूव हुई थी, 20,000 पेमेंट आ गया था 12 जनवरी तक एडवांस में, ठीक है। 12 जनवरी को 20,000 रुपये आ गए थे। 8 फरवरी को हमने 50,000 की गुड्स रिमूव करी है और इनवॉइस हमने जो बनाई है वो 15 जनवरी को बनाई है 20,000 गुड्स की, और फिर 15 मार्च को, जब 10 मार्च को और 30,000 रुपये आ गए तो हमने और 15 मार्च को इनवॉइस बनाई है 30,000। इस केस में क्या होगा? जब भी चीजें टुकड़ों में जाएं, एक एक टुकड़े के लिए सोचना है, तो आप 2 टुकड़े कर लो, ठीक है, 20,000 और 30,000। 20,000 के लिए डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या है, व्हिचएवर इज 15 जनवरी। 20,000 के लिए। 30,000 के लिए डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस 8
फरवरी, विच एवर इज अर्लियर, 8 फरवरी। यानी अगर 2 इनवॉइस बने हैं और गुड्स एक बार डिलीवर हुई है तो ठीक है, 2 इनवॉइस के अमाउंट ले लो आप। तो अगर 2 इनवॉइस बनी है, गुड्स एक बार में डिलीवर हुई है, तो आप तो ऐसा सोच लो ना कि दो इनवॉइस का सामान गया है। अब ये सामान गया है फरवरी को, 8 फरवरी को, तो दोनों ही सामान 8 फरवरी को गए हैं, तो दोनों के इनवॉइस 8 फरवरी तक तो बन जाने चाहिए। एक का पहले ही बन गया था 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी, और एक का बना है बाद में 15 मार्च को, तो 8 फरवरी। क्योंकि सामान तो देखो 2 सामान गए, सोफा फर्नीचर, टोटल वैल्यू 50,000, सोफा 20,000, फर्नीचर 30,000, एक ट्रक पे चला गया। कितने तारीख को गया ट्रक? 8 फरवरी को। सोफा का पैसा पहले आ गया था, उसका बिल हमने पहले बना दिया था, सोफा अब डिलीवर हो रहा है, और उसका फोन आया कि सुनो हम सोफा का तो पेमेंट करके आ गए थे, आप फर्नीचर वो और भिजवा दो, क्या फ्रिज भिजवा दो या रेफ्रिजरेटर भिजवा दो, 30,000 रुपये, उसका पेमेंट हम आपको बाद में कर। तो हमने एक ही ट्रक पे जो सोफा जिसका पेमेंट आ गया था, जिसका बिल हम बना चुके थे, वो भी उसी ट्रक पे गया, और जिसका बिल अभी बनेगा और पैसा आएगा वो भी उसी पे डिलीवर हो गया। और डिलीवर जो हुआ है वो सेल के लिए हुआ है, तो ठीक है। पर अगर 8 फरवरी को डिलीवर हुआ है तो डिलीवर होने के पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। जिसका इनवॉइस पहले इशू हो गया तो उसका इनवॉइस लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर अर्लियर, जिनका इनवॉइस बाद में इशू होगा तो उसका लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस और इनवॉइस विच एवर इज। रूल बहुत सिंपल सा है, क्या? डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज। अगर 5 टुकड़े जा रहे हैं सामान, 5 सामान जा रहे हैं, तो देख लो डिलीवरी आज हो रही है तो आज तक इनवॉइस बन जाना चाहिए। जिनका पहले बन गया उनकी पहली डेट, जिनका बाद में बनेगा उनका आज की डेट। आज की डेट क्या बन जाएगी? टाइम ऑफ। ठीक है, आप रिसीट वाउचर इशू कर दोगे तो हाँ, सर्विस के केस में, सर्विस के केस में एडवांस पेमेंट पर टाइम ऑफ सप्लाई बनता है। गुड्स के केस में तो पेमेंट की डेट इररिलेवेंट। रिसीट वाउचर इशू होने के बावजूद भी आपके ऊपर टैक्स की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। जब मैं आपको कल समझा था रिसीट वाउचर, तो मैंने बार बार एग्जांपल लिया था कि किसके केस में, सर्विस के केस में क्या होगा, क्योंकि सर्विस के जो प्रोविजन होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको 2 मिनट दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में देखना क्या होता है। जैसे 13(2), इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच आर अर्लियर। अगर सर्विस के केस में एडवांस पेमेंट आ गया तो वही क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। एक गुड्स के केस में अगर एडवांस पेमेंट आया, हमने रिसीट वाउचर इशू भी किया, तो भी कोई टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई तो इनवॉइस से ही बनेगा, या तो इनवॉइस से या लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। ओके, पक्का? क्या आपको कोई डाउट तो नहीं है 12(2) में? पक्का? बस अगला देखें 12(3). 12(3) सिंपल सा है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ आरसीएम। अब आरसीएम में पहले रीड मत करना, पहले सोचना है हमें कि क्या प्रोविजन हो सकता है, किसका एंगल सेट करना है यहाँ, रेसिपिएंट का। तो रेसिपिएंट के लिए 3 चीजें हो रही हैं, गुड्स किस दिन आ रही है, उसको बिल किस दिन मिल रहा है, वो पेमेंट किस दिन कर रहा है। ठीक है, तो उनमें से किस दिन वो टैक्स चुका है सरकार को, आई बात समझ? उसको किसी दिन गुड्स मिल रही है, उसको किसी दिन बिल मिल रहा है, वो किसी दिन पेमेंट कर रहा है, उसके केस में वो कब सरकार को टैक्स चुकाए। ओके, देखो क्या लिखा है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। ठीक है, उसको गुड्स किस दिन मिल रही है, डेट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस डेट प्लस 31 डेज विच एवर इज ऑब्वियसली अर्लियर। यानी आपको अगर गुड्स पहले मिल गई हैं, बस आपकी एबिलिटी आ गई टैक्स चुकाने, क्योंकि कुछ भी लिखा हो आगे, अर्लियर लिखा है ना, कुछ भी लिखा हो अर्लियर मतलब इनमें से जो भी पहले हो सके। तो आपको अगर गुड्स रिसीव हो गई हैं, बस आपकी लायबिलिटी आ गई टैक्स चुकाने, आपको सरकार को टैक्स चुकाना पड़ेगा। अगर आपको जनवरी में गुड्स मिल रही है, फिर इनवॉइस भले ही फरवरी में बन के आए, जनवरी के हिसाब से लायबिलिटी सेट हो गई है, फरवरी के रिटर्न के साथ चुका। करेक्ट? दूसरा क्या लिखा है, या जिस दिन आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। तो गुड्स आपको मिल रही हैं, समझना ध्यान से, जनवरी में, और पेमेंट करा था आपने दिसंबर में।
जो आप पेमेंट कर रहे हो तभी आप टैक्स का भी पेमेंट कर दो, यानी एडवांस पेमेंट करते समय भी आप टैक्स का पेमेंट के लिए आपका हो जाती है लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो गुड्स रिसीव हुई हैं जिस दिन आप पेमेंट करो विच एवर इज अर्ली। तो तीसरा लिखा है इनवॉइस प्लस 31st डे। क्या लिखा है? इनवॉइस प्लस 31 डे। तो इनवॉइस के बाद 31-30 दिन तक तो हम लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन 31वें दिन आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ध्यान सुनना, इसको लॉजिकली समझना। क्या लिखा है? ये लिखा है इनवॉइस बन गया, गुड्स रिसीव नहीं हुई, आपने पेमेंट भी नहीं करा, बस बिल लेके आ गए थे, आपने कहा बिल दे दो और सामान भेज देना। उसने बोला मैं सामान भेज दूंगा, आपने बोला जब सामान आ जाएगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा, यानी भी गुड्स नहीं रिसीव हुई, पैसा भी नहीं दिया। तो अगर वो दे रही होते तो बेच ईयर में लायबिलिटी आ गई होती। इनवॉइस इशू हुए टाइम हो गया, अब 35 दिन तक हो गया इनवॉइस इशू हुए, अभी ना गुड्स आया है ना पेमेंट हुआ है, तो अभी 31वें दिन के बाद तो आपको इनवॉइस के 31वें दिन बाद या तो इनवॉइस कैंसिल करा लो या फिर आपकी लायबिलिटी आ जाएगी टैक्स चुका, ठीक है। जबकि गुड्स रिसीव नहीं हुई है और पेमेंट भी, क्योंकि गुड्स रिसीव हो गए और पेमेंट हो गया तो बेचर ईयर में तो फिर वही डेट आ जाएंगे। इनवॉइस प्लस 31 डे तब आएगा जब ना 31 दिन में गुड्स रिसीव हुई हो और ना ही 31 दिन के अंदर पेमेंट गया, यानी बिल बन के आ गया था, हमने कहा आप बिल बना दो हमारा और इस बिल के अगेंस्ट गुड्स डिलीवर कर देना, उन्होंने बोला ठीक है 2 दिन में भेज देंगे। तो इनवॉइस उन्होंने बना दिया, हमने कहा हम पेमेंट भी आपका कर देंगे, गुड्स आएंगे हम पेमेंट कर देंगे, बिल आप हमें दे दो। बिल बना के उसने दे दिया आपको, 2 दिन में गुड्स भेजनी थी, उसने भेजी नहीं, 1.5 महीना हो गया गुड्स नहीं भेजी, आपने पेमेंट भी नहीं करा। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या बना रहा है? इनवॉइस प्लस 31 डेज। इनवॉइस का दिन प्लस 31 दिन और जोड़ो, जो दिन आएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और अगर गुड्स उसके पहले ही आ गई थी तो डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स रिसीव्ड, और 31वां दिन, तो अगर गुड्स पहले आ गई तो गुड्स की डेट, पेमेंट पहले कर दिया तो पेमेंट की डेट, इनमें से कुछ नहीं हुआ तो ये जाके बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई, जब इन दोनों से कोई भी चीज पहले ना हुई। करेक्ट? प्रोविजन चेक कर लिया आपने बुक से, एक बार समरी से भी देखते चले जाना। तो देखें ये समरी है आपकी, टाइम ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा, 12 पढ़ा हमने, ठीक है। और ये देखो नो जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, 5 पैसा मिल रहा है, कोई जीएसटी चुकाने की जरूरत नहीं। टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइस, ये टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइस है, हम पढ़ चुके हैं ये पहले ही, ठीक है। ये है 12(3) आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लायर विच एवर इज। अब जो डेट ऑफ पेमेंट है वो किस दिन हम डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे? तो डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट, जिसने उसने अपने बुक्स में एंट्री करी कि मैंने पेमेंट कर दिया, यानी देखो अगर उसने चेक इशू किया होगा तो एंट्री करेगा कि हमने सप्लायर टू बैंक, बुक्स में एंट्री करेगा कि मैंने आज चेक दे दिया, और डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज। लेकिन हो सकता है कि बैंक से पैसा डेबिट 4 दिन बाद हो, तो उसने जिस दिन अपनी बुक्स में एंट्री कर दी ना कि उसने पेमेंट कर दिया, चेक उसने इशू कर दिया, उसी को डेट ऑफ पेमेंट मान लिया जाएगा, जबकि चेक 4 दिन बाद क्लियर होगा। आई बात समझ? पक्का? ऐसा भी हो सकता है उसने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और एंट्री अगले दिन करी अपनी किताबों में, तो रात में उसने बोला कि यार पैसे की जरूरत है, तो उसने बोला अभी मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ, उसने आरटीजीएस कर दिया, अगले दिन गया उसने बुक्स अकाउंट खोल के एंट्री करी, ठीक है। तो बुक में एंट्री अगले दिन हो रही, जबकि पेमेंट एक दिन पहले हो गया, तो पेमेंट की डेट क्या मानेंगे? विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट की डेट किसको मानेंगे? विच एवर इज अर्लियर। कौन सी? जिस दिन आप बुक में एंट्री करते हो कि मैंने पेमेंट कर दिया है, जिस दिन आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है, उनमें से जो अर्लियर है वो पेमेंट की डेट माना जाएगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं आपको? पक्का? अब देखें इन सब में विच एवर इज अर्लियर है, तो ऐसे तो आप बोल दें चारों डेट और विच एवर अर्लियर बोल दें तो भी वही आंसर आएगा, यानी मैं ऐसे बोल दूं विच एवर अर्लियर, किस दिन आपको गुड्स रिसीव हुई, किस दिन आपने अपनी पेमेंट की एंट्री दिखाई, किस दिन आपके अकाउंट में पैसा डेबिट हुआ, और इनवॉइस प्लस 31 डेज विच एवर इज अर्लियर, तो भी वही डेट निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि पेमेंट की डेट विच एवर अर्लियर और फिर इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो अल्टीमेटली चारों में से विच एवर इज
अर्लियर ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है पक्का। तो कई लोग ऐसा लिख देते चारों डेट डाल के लिख देते विच इज अर्लियर, तो वो भी चलेगा, लेकिन हमें लिखना है डेट ऑफ पेमेंट। हाँ इनवॉइस, तो भी गुड्स के केस में लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी रेसिपिएंट की। इनवॉइस लेट भी होगा तो भी गुड्स रिसीव हुई लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। आप पेमेंट करोगे लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। आप सोचोगे टैक्स बचाने के लिए पेमेंट भी डिले कर दे तो वो तो अलग कहानी हो जाएगी। मतलब सप्लायर बोला कि नहीं नहीं पेमेंट बाद में कर देना तुम्हारा टैक्स बच जाएगा, नहीं करेगा, उसका ब्याज का खर्चा है। 18% का टैक्स का डिले हो रहा है, बच नहीं रहा है, डिले हो रहा है। 18% का टैक्स का डिले करने पे आप पूरा, मान लो 1 लाख रुपए का बिल है और 18,000 का जीएसटी, तो जीएसटी लेट पे करे 1 महीने, उतने में आपका 1 लाख रुपए लेट आ रहा है, जिस पे अगर ब्याज लगाओगे तो ज़्यादा बेटर, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करोगे। चलो बोल दो एक बार आरसीएम केस में क्या है, प्लीज जल्दी से बोल दें। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस प्लस 31 डेज व्हिचएवर इज। पेमेंट की डेट क्या मानी जाएगी, जिस दिन कौन रेसिपिएंट अपनी बुक्स में पेमेंट की एंट्री करेगा या जिस दिन उसके अकाउंट में डेबिट होगा व्हिचएवर इज अर्लियर, पेमेंट की डेट मान ली जाए। ओके ठीक है, ये हमने पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। पहले हम इसे क्वेश्चन कर लेंगे, दिए होंगे, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है। प्लीज देखना है एग्जाम्पल को और बताना टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल नहीं है, सिर्फ 10 एग्जाम्पल बनाने का कोई सेंस नहीं। व्हिचएवर इज अर्लियर मैं कितना भी लिखो तो मैं बोल देना व्हिचएवर इज अर्लियर, इसलिए 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट। डेट ऑफ इनवॉइस है 25 दिसंबर, रिसीट ऑफ गुड्स है 20 जनवरी, डेट ऑफ बुक एंट्री फॉर पेमेंट है 15 जनवरी, डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट है 18 जनवरी, और इनवॉइस प्लस 31 डेज से दिया नहीं जाएगा, ये हम निकाल, है ना। 31 डेज जब जोड़ोगे ना तो 25 तारीख में 31 दिन जोड़ोगे तो 25 को छोड़ के जोड़ोगे। जीएसटी में जब भी दिन जोड़ना है अगले दिन से, जैसे कि हमें जिस दिन हम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होते हैं 30 डेज में एप्लीकेशन देना है, अगर 1 जनवरी को लायबल हो तो 30 जनवरी तक नहीं देना है, 31 जनवरी तक देना, तो 30 एडिशनल करते हैं, ठीक है। तो 25 में 31 दिन जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 31 दिन जोड़ना है आपको, ठीक है। ना 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 दिसंबर है 31 दिन का है, वो ध्यान रखो। 31 दिन जोड़ने के बाद भी 25 पहुंचेगा, करेक्ट। 25 को छोड़ दो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन तो ये चले जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना, 6 दिन दिसंबर में चले जाएंगे और 25 दिन आएंगे, और तो 25 जनवरी बनेगा। अगर ये 25 नवंबर होता तो 26, 24 कितना बनता, 26 बनता ना, समझ गए। अरे मतलब कुछ टेक्निकल नहीं है, जोड़ना है बस, इस दिन को छोड़ के 31 दिन जोड़ना है, ठीक है। जो डेट इनवॉइस है 31 दिन जोड़ना है। तो अब बताओ इस केस में क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और पेमेंट और 31वां दिन व्हिचएवर इज अर्लियर, तो 20 जनवरी, 15 जनवरी, 18 जनवरी, 25 जनवरी, 15 जनवरी, ठीक है। अब कितना भी दिमाग लगा लो, दूसरा क्वेश्चन में यही होगा, उसको कोई टफ नहीं बना सकते, सरल ही रहेगा। क्या हो गया, सुन लो बस थोड़ा सा। अरे जो बाउचर वाउचर में क्या टाइम लगना है, एक बार हुआ बस खत्म। सुनो 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 प्लीज। स्क्रीन आपके ऊपर धनतेरस में धन की वर्षा हो, आप गलियों से निकले, लोग पुराने सिक्के पॉलिथीन भर भर के आपके ऊपर, एंटिक्स। ओ सुनो, where the above event are not ascertainable, the time of supply shall be the date of entry in the books of account of
रेसिपिएंट ऑफ। जब हमें डेट ऑफ इनवॉइस पता ना चले, डेट ऑफ पेमेंट पता ना चले, सब कैश में बना के रखा हुआ है, सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ दिखाई दे रही है, तो उस केस में क्या होता है, अगर आपको रेसिपिएंट की बुक्स दिखाई दे जाए, उसने जिस दिन की एंट्री पास की हो, ठीक है, उस दिन के हिसाब से आप क्या करते हैं, बना देते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, क्या आप अपने घर में कलर कराते हैं, ठीक है, आपका मल्टी है पूरी, बहुत सारे फ्लैट है, वहाँ एक कलर करने वाला आया, तो उसने सबके घरों में कलर किया, उसने ना तो किसी को इनवॉइस इशू करे, ठीक है। अच्छा ये चलो सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई, बस एक कॉमन प्रोविजन है गुड्स के लिए और सर्विस के लिए, तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी सर्विस बताया नहीं, फिर भी चलो सर्विस का बोल दिया तो कॉमन ही है ना, बात समझ में आ जाएगी। तो सर्विस का एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉमन है, तो आपने उससे कलर कराया है, अब क्या वो इनवॉइस इशू कर रहा है, क्या उसने डेट रिकॉर्ड कर रखी किस दिन मैंने सप्लाई ऑफ सर्विस करी थी, नहीं, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलने वाला, तो उसके इसमें क्या क्या होगा, फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, अगर उसकी सर्विस पे जीएसटी लगाना है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, जो लोग सर्विस ले रहे हैं हो सकता है उनने कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा हो, अगर उनने रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है तो रेसिपिएंट ने जो अपनी बुक्स में जो एंट्री करी कि मैंने इस दिन एक सर्विस ली थी या मैंने इस दिन एक गुड्स खरीदी थी, वही दिन क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और अगर रेसिपिएंट भी पकड़ में नहीं आता, सप्लायर भी पकड़ में नहीं आता, तो रूल नंबर 12(5) सेक्शन 12(5) बचा है अभी, जो बोलता है कि कहीं नहीं, तो ठीक है, जब पकड़े गए तब टाइम ऑफ सप्लाई, अभी पैसे चुका। तो मैं जब 5 समझाऊंगा तभी फिर से समझाऊंगा, जो स्टेटमेंट अभी मैंने दोहराया, ठीक है। 12(2) समझ आया आपको, फॉरवर्ड चार्ज, 12(3) समझ आया, रिवर्स चार्ज। अब तो छोटे छोटे पॉइंट, 12(4) होता है बाउचर के केस में, सुनना ध्यान से, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ बाउचर्स एक्सचेंज विल फॉर गुड्स एंड सर्विस। देखो मुद्दा क्या है बाउचर के केस में, मुद्दा यह है कि जब आप प्लीज 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 मुद्दा यह है कि जब आप बाउचर खरीद रहे हो, आपने अमेजोन से 1000 रुपये के बाउचर खरीदे, तो बाउचर खरीदने से फ़ायदा क्या होता है, दो फायदा होता है। जैसे आज बाउचर बेचा जा रहा है, ठीक है, कि दीपावली में, अभी तो दीपावली आई गई है, 10 दिन पहले बेचा जा रहा है बाउचर, उन्होंने बोला कि आप 1000 का बाउचर आज खरीदोगे तो आप दीपावली में 1200 रुपये तक का सामान खरीद सकते हैं, यानी आपको बाउचर खरीदने में 1000 रुपये लगेंगे और बाद में आप उसको रिडीम कराओगे तो 1200 रुपये का सामान आप खरीद सकते हैं। उनको ऐसा क्या फ़ायदा है, उनको ये फ़ायदा है कि दीपावली के पहले ही दीपावली की सेल हो गई, तो उन्हें ये हो गया कि चलो इतना सेल तो अपनी कंफर्म हो गई, यानी बाउचर रिडीम करने का हमने 15 दिन का ही टाइम दिया है आपको, 15 दिन में रिडीम करना है आपको, और 1000 का बाउचर खरीदो 1200 रुपये की परचेज कर, ठीक है, तो ये हो गया उनका एक काम हो गया। और उन्हें 10 दिन पहले बाउचर बेचा, आपने वो बाउचर खरीद लिया, अब बाउचर की टाइम ऑफ सप्लाई कब है, यानी उन्होंने बाउचर बेचा तो उस पर जीएसटी कब जमा करें, पैसे तो उनके पास आ गए, उन्होंने बाउचर बेचा, लेकिन बाउचर एक सिंबॉलिक सेल है, क्योंकि बिकता बाउचर नहीं है, बिकता तो सामान है, लेकिन सामान बिकेगा वो तो बाद में डिसाइड होगा। तब दो तरीके के बाउचर होते हैं, एक बाउचर जो बिकता है जिसमें हमें पता है कि इसके अगेंस्ट क्या सामान बिकने वाला है, जैसे आप किसी दुकान में गए, कपड़े की दुकान, और उससे आपने कुछ कपड़े खरीदे दशहरा के टाइम, उसने बोला सर बाउचर खरीदना है क्या, हमने कहा बाउचर में क्या रहेगा, बोले 1000 की बाउचर आप खरीदोगे तो दिवाली तक या दीपावली के 10 दिन बाद तक भी आप कभी भी आके 1200 रुपये तक के कपड़े खरीद लोगे, तो आपको आज बाउचर डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 1200 का बाउचर आज कितने में दे देंगे हम आपको, 1000 में दे देंगे। आपने कहा ठीक है ये बाउचर दे दो, हमने कहा इसके क्या ले सकते हैं, बोले अपनी कपड़े की दुकान है, आप जो कपड़ा चाहो खरीद सकते हो। अब इस केस में क्या है, बाउचर बेचते समय सप्लायर को पता है कि इस बाउचर को जब हम बेच रहे हैं तो हम अल्टीमेटली कपड़ा ही बेच रहे हैं, और कपड़े की जीएसटी की रेट भी उसको पता है, तो जब बाउचर बेचा जाएगा उसी दिन को हम कपड़े की टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, यानी बाउचर बिका है ना, तो जब भी बाउचर बिका है दशहरे में हम मानेंगे बाउचर बिक गया है, और वो उसके हिसाब से आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस 1000 के ऊपर कितना टैक्स लगने वाला, ये बात आप अभी से जानते हैं। तो अगर क्या होता है, सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ बाउचर, बाउचर बेचते समय पता है आपको कि इस बाउचर के अगेंस्ट कपड़ा ही खरीदा जाएगा, और कपड़े की जीएसटी की रेट 5% ही होती है, पता है आपको, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ इशू ऑफ बाउचर। एग्जांपल बाउचर फॉर जैक एंड जॉन्स टू बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट परचेज ऑफ, जैक एंड जॉन के बाउचर आपने खरीदे हैं और उससे कपड़े ही खरीदे जाएंगे, तो आपने बोला मैं दीपावली में किसी को दे दूंगा, वो जैक एंड जॉन से कपड़े खरीद,
तो पता है ना आपको क्या बिकने वाला है उसके। दूसरा क्या लिखा है, सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। वाउचर बिकते समय नहीं पता कि उसके अगेंस्ट क्या खरीदा जाएगा। आप अमेजोन के वाउचर खरीदते हो, अब उससे आप दिए खरीद लो, ठीक है, या आप उससे लाइट खरीद लो, कपड़े खरीद लो, जूते खरीद लो, क्या खरीदना आपके मन पे। तो बताओ फिर जो वाउचर बेच रहा है, जो अमेजोन वाउचर बेच रहा है, वो कितनी जीएसटी लगाने, वो लाइटिंग वाली जीएसटी की रेट से जीएसटी जमा करेगा। अगर आज सप्लाई मान ली तो आप मुझे इस पर टैक्स चुकाना है, तो कौन सी रेट से टैक्स चुका दूंगा, 18%, 28%, 5%, 2% की एग्जाम, तो नहीं बताना। तो जब ये यूटिलाइज होगा वाउचर तब सप्लाई मानी जाएगी, अभी सप्लाई नहीं मानी। तो सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। एग्जाम्पल, वाउचर फ्रॉम अमेजोन कैन बी यूटिलाइज फॉर वेरियस आइटम्स। क्या बात समझ गए हो। तो वाउचर बिकते समय अगर पता है, इधर दादा आए थे, चाय लेके आए थे, मैंने उनको इशारे किए, वो है, लेकिन तुम पूरा टाइम पास कर दोगे 10-15 मिनट में खत्म होने वाली क्लास। ना ना, नहीं नहीं, 5 साल का एक्सपीरियंस है, चाय पीते पीते कोई नहीं पढ़ पाया। चुप रहो। अरे तो नीचे जाके पी लेना, पागल बच्चे हैं। देखो प्राण त्याग दे रहे चाय के लिए। सुनो, हो गया है क्लियर आपको। ओके सुनो, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 12(5) और उसके बाद सेक्शन 12(6). हाँ, ऐसे मुद्दे सामने आएंगे भी। और कैसे मुद्दे सामने आएंगे कि वाउचर रिडीम करते करते जिनके अगेंस्ट हमें रिडीम करना था उनकी रेट ऑफ जीएसटी भी चेंज हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर वाउचर रिडीम नहीं करा तो 2 तरीके के वाउचर होते हैं। खैर प्रोविजन कुछ नहीं है इसमें रिगार्डिंग, मैं बता रहा हूँ 2 तरीके के होते हैं। जो लंबी वैलिडिटी चल रही है, ठीक है, और अगर आप रिडीम नहीं करते हैं तो आप उनको एनकैश करवा सकते हैं। और कुछ जो रिडीम नहीं करे तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग प्रोविजन कुछ भी नहीं। अब अगर वो वाउचर एक्सपायर हो जाता है और आप उसका पैसा रिफंड करते हो तो जो जीएसटी चुकाया है वो वापस आ जाएगा। लेकिन वाउचर एक्सपायर होता है उसके वाले रिफंड नहीं किया जाता, जो टैक्स आपने चुका दिया वो चुका दिया, क्योंकि अब आपने तो कस्टमर से टैक्स ले लिया है, चुका दिया, भले वो वाउचर रिडीम नहीं हुआ तो आपको तो टैक्स वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो कस्टमर से टैक्स ले चुके हो। कस्टमर क्या कर सकता है, कम से कम जीएसटी की क्रेडिट मांगने के लिए अप्लाई कर सकता है कि गुड्स तो नहीं मिली, आईटीसी तो मिल जाए, वो अपना जीएसटी का रिफंड मांगने के लिए अप्लाई कर सकता है वाउचर के बेस पे, ठीक है। इस तरह की प्रोविजन अभी कुछ है नहीं, ठीक है। तो फिर तो जीएसटी लगा ही नहीं अभी तक, पैसे डूब जाएंगे, जीएसटी का कोई रोल नहीं। आपने अमेजोन का वाउचर खरीदा, आप यूटिलाइज नहीं कर पाए, डूब गया, वाउचर डूब गया, लेकिन टैक्स तो लगा ही नहीं होगा आपको, क्योंकि टैक्स तब तक नहीं लगा होगा जब तक कि आइडेंटिफाइड नहीं थी। किसको नहीं लगा होगा, सप्लायर को। लेकिन आपके एंगल से सोचे तो आपको तो लग गया है, क्योंकि जो वाउचर है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, क्योंकि इसके बाद तो आप पैसे दोगे नहीं, समझ रहे ना। तो कहानी थोड़ी पेचीदा है, लेकिन उसके रिगार्डिंग प्रोविजन नहीं। मैं आपको 1,000 के वाउचर दे रहा हूँ, आप 1200 के कपड़े खरीद लोगे, तो क्या जीएसटी अलग से दोगे या हो गया, वाउचर रिडीम करोगे ना, बात खत्म हो गई। तो जो वाउचर आपको बेचा गया वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, लेगा उसमें कितना जीएसटी इंक्लूड है ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वो वाउचर रिडीम ना हो, तो उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन है नहीं। देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स एंड सर्विस हो गया ये, ठीक है, कॉमन थे। बस एक प्रोविजन और आपको पढ़ना है, कौन सा, 12(5) और सिमिलर है 13(5). 12(5) और 13(5) सिमिलर है, 12(4) और 13(4) सिमिलर है, 12(6) और 13(6) सिमिलर, मतलब सेम है। प्लीज 12(5) सुने क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन रेसिडुअल केसेस। अगर कुछ पता नहीं चल रहा है, ना रेसिपिएंट ने रिकॉर्ड मेंटेन करे, ना सप्लायर ने रिकॉर्ड मेंटेन करे, और कहीं जाके पकड़े गए, तो पकड़े गए हैं तो क्या उसने सेल रिकॉर्ड किया होगा, इनवॉइस इशू किया होगा, पेमेंट की डिटेल बैंक से दिखाई होगी क्या, तो ना डेट ऑफ पेमेंट समझ में आएगी, ना डेट ऑफ इनवॉइस समझ में आएगी, कुछ समझ नहीं आएगा, बस आप पकड़े गए हो। ऐसे केस में क्या होगा, अगर आपका रिटर्न भरता है तो जिस दिन पकड़े गए हो इसका टैक्स जब रिटर्न भरता है तब चुका देना,
और आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो बस आज ही चुका दो। ओके, आप पहले बात समझ रहे हो कि 12 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। 12 में हम पढ़ने वाले हैं जहां चोरी छुपे सेल की जा रही थी, क्या उसका इनवॉइस इशू किया होगा, क्या उसका पेमेंट बैंक से दिखाया होगा। तो इनवॉइस की डेट डिसाइड करना नहीं है, पेमेंट डिसाइड करना नहीं है, और रेसिपिएंट ने परचेज भी नहीं दिखाई होगी, क्योंकि इस पूरे सेल परचेज को हम गायब कर रहे हैं। सही है, तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिलने वाला। गुड्स पकड़ी गई हैं, बीच रोड पे खड़े हैं, वार्तालाप चल ना। बोला और हमने सब बढ़िया। तो उन्होंने पूछा रिटर्न जाता है तुम्हारा, बोले रिटर्न तो जाता है। तो बोले इन गुड्स का भी टैक्स चुका देना, उस रिटर्न के साथ चुका देना, ठीक है। और अगर रिटर्न नहीं जाता है तो जो भी एस्टिमेटेड अमाउंट बन रहा है अभी चुका दो। आज ही आपका क्या है, टाइम ऑफ चुका दो टैक्स। तो हाँ भगवान, ये लड़का जाने कहाँ कहाँ के डाउट पूछता है। 2 मिनट जाओ, नहीं डाउट पूछेंगे। वो कह रहे 30 मिनट से ज्यादा रोक नहीं सकते, तो 15 मिनट में बात हो गई होगी उनकी। ये डाउट था तुम्हें, तुम्हें क्या लग रहा है इतनी बात। नॉर्मली 30 मिनट नहीं रोक सकते। आप बोला स्मगलिंग गुड्स लेके जा रहे हैं, बोले नहीं 30 मिनट से ज्यादा नहीं रोक सकते, जो भी करना करो, तो हमने करना है। अरे नॉर्मली नहीं रोक सकते। सुने प्लीज, बात नहीं करनी। हाँ बस देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड रेसिडुअल केसेस में क्या होता है, वेयर पीरियडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न टैक्स चुका दूँ। और अदर केसेस में मतलब आप अनरजिस्टर्ड हैं और पकड़े गए हैं, क्या हैं, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है, रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स क्या, आज ही टैक्स चुकाओ, आज ही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी इसलिए टैक्स चुकाओ नहीं, चुकाओ टैक्स। और यही क्या है, आपकी टाइम ऑफ सप्लाई है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम 12(6), तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशन इन वैल्यू, तो क्या माना जाता है, डेट ऑफ, जहाँ एडिशन क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है, वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाती है। यानी ब्याज ब्याज जो मिल रहा है आपको डेट कंसिडरेशन पे, तो जिस दिन मिल जाएगा वही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। गुड्स तो सर्विस के लिए सेम है, गुड्स तो सर्विस के लिए सेम है, वाउचर गुड्स और सर्विस के लिए सेम है। अब हमें सर्विस के लिए क्या पढ़ना है, देख लें। अब हमें सर्विस के लिए पढ़ना है सेक्शन 13(1), जो बोलता है लायबिलिटी टू पे जीएसटी शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो वो अलग ही सेक्शन, तो ज़्यादा नहीं बोल रहा है कि टैक्स कब चुकाना है, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। आगे बात 13(2) से शुरू हो गई। 13(2) बोल रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस इन केस ऑफ एफसीएम। वहाँ 12(2) था एफसीएम, 13(2) एफसीएम, 12(3) आरसीएम, 13(3) आरसीएम। 12(2) क्या बोलता है, ध्यान से सुनना पूरा, कन्फ्यूजन ना हो। उसका ये कहना है कि 3 घटनाएं होती हैं सर्विस के, जिस दिन सर्विस दी जाए, जिस दिन बिल बनाया जाए, और जिस दिन पेमेंट आए। 3 घटनाएं हैं, क्या क्या, सर्विस किस दिन थी, पेमेंट किस दिन हुआ, बिल किस दिन बना। अगर वो बोल रहा है कि आपने इनवॉइस टाइम पर इशू कर दिया, तो सर्विस कभी भी की हो भूल जाओ, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्ली। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया और इनवॉइस अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ, जब इनवॉइस इशू हुआ ही नहीं है, तो अब क्या जो डेट बची है आपके पास, या तो सप्लाई ऑफ सर्विस की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्ली। तो फिर से अगर इनवॉइस इशू हो जाए, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्ली, और इनवॉइस अगर टाइम पे इशू ना हो, तो सप्लाई ऑफ सर्विस यानी कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज। 3 डेट बताओ क्या क्या है, इनवॉइस, कंप्लीशन, पेमेंट। तो अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो रही है तो इनवॉइस और पेमेंट, और इनवॉइस नहीं हुई तो भूल जाओ इनवॉइस, कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्ली। अब इनवॉइस टाइम पे इशू हो जाएगा, मीनिंग क्या है, तो बोला कि नॉर्मल केस में 30 सर्विस जिस दिन देते हो उसके 30 दिन में इनवॉइस इशू होती है, तो उसको हम बोलेंगे टाइम पे इशू हो गई। यानी आज आपने सर्विस कंप्लीट की, 30 दिन में इनवॉइस इशू कर दी, तो इनवॉइस और पेमेंट। और आपने 32वें दिन इनवॉइस इशू करी, तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज
ठीक है, यानी हम कंप्लीशन की डेट को तब लेंगे जब इनवॉइस 30 दिन में इशू ना करो। अगर आपने सर्विस देने से 30 दिन में इनवॉइस इशू करनी पड़ती है ना अभी सरेंडर कर दिया। सुनो, अब बताओ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में, प्लीज, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कब इशू की जाती है? उनकी डेट फिक्स है ना, तो ड्यू डेट, अगर पेमेंट फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत तो ड्यू डेट तक, ड्यू डेट फिक्स नहीं है कॉन्ट्रैक्ट से तो जिस दिन पेमेंट आए उस दिन तक। अगर किसी इवेंट के होने से पेमेंट लिंक हो तो उस इवेंट के होने तक। तो अगर उन इवेंट के होने तक आपने इनवॉइस इशू कर दी तो इनवॉइस और पेमेंट, और उन इवेंट के होने तक इनवॉइस इशू नहीं की तो डेट ऑफ कंप्लीशन और पेमेंट विचएवर इज। आई बात समझ? तो मुद्दा सिंपल सही है, क्या इनवॉइस जब इशू करनी थी तब तक हो गई तो इनवॉइस और पेमेंट, और तब तक नहीं हुई तो कंप्लीशन और पेमेंट। अब इनवॉइस कब तक इशू करनी थी ये ध्यान रखना। तो नॉर्मल केस में कंप्लीशन के 30 दिन में, और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में जो वो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट के बाद 30 दिन नहीं, उन्हीं पॉइंट पर आपको इनवॉइस इशू करनी पड़ती है। और नॉर्मल केस में सब सर्विस देने के 30 दिन तक आप इनवॉइस इशू कर सकते हैं। बैंक के केस में 45 दिन तक कर सकते हैं। और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में जो ड्यू डेट होती है, जब पेमेंट डेट होती है, जो इवेंट कंप्लीट होता है, उन डेट तक आपको इनवॉइस इशू कर देनी पड़ती है। आई बात समझ? यहाँ कंफ्यूज मत होना कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में क्या प्रोविजन है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में ये प्रोविजन है कि क्या इनवॉइस टाइम पे इशू कर दी तो इनवॉइस और पेमेंट, अदरवाइज कंप्लीशन और पेमेंट। बस ध्यान ही रखना है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस केस में इनवॉइस कब तक इशू कर दी जाती है। ओके, क्लियर है आपको? इंटर, हाँ, दोनों लोग डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई पूछ रहे हो? टाइम ऑफ सप्लाई की इनवॉइस की डेट? इंटरबैंक हो रहा है। इनवॉइस के केस में आपको कल का लेक्चर याद हो तो अगर इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी अपने डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को देती है सर्विस, तो इनवॉइस जो इशू कर सकती है 45 दिन में भी कर दे या क्वार्टरली भी कर दे तो चलेगा। याद आ रहा है? तो क्वार्टरली भी कर सकते, उसके स्पेशल प्रोविजन बन जाएंगे। ऐसा है, बस 2 मिनट देख लें। तो इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज या 45 डेज नॉर्मल केस में, तो इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। पेमेंट की डेट क्या मानी जाएगी? तो अब हम फॉरवर्ड चार्ट देख रहे हैं तो सप्लायर के एंगल से देख रहे हैं। तो बुक एंट्री और क्रेडिट इन बैंक, यानी मैंने अपनी बुक्स में पेमेंट रिसीव करने की एंट्री किस दिन की, या मेरे बैंक में पैसा क्रेडिट किस दिन हुआ, विचएवर इज अर्लियर माना जाएगा। करेक्ट? और इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम, यानी 30-45 में इनवॉइस इशू नहीं हुई है तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर माना जाएगा। और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में भी देख लेना इनवॉइस डेट करने की इशू करने की डेट क्या मानी जानी है। क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। आगे सी पॉइंट क्या लिखा हुआ है मैंने, इवेंट टाइम ऑफ सप्लाई कांट बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 13(2)(a) और बी। इन दोनों तरीकों से टाइम ऑफ सप्लाई ना निकाला जा सके तो नो रिकॉर्ड बाय सप्लायर, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ सर्विस नहीं पता, डेट ऑफ इनवॉइस नहीं पता, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट नहीं पता, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? डेट ऑन विच रेसिपिएंट शोज रिसीट ऑफ सर्विस। ये जो कॉमन प्रोविजन मैंने आपको समझाया था, ये वाला प्रोविजन है। कौन सा? ये नहीं, 12(5) के पहले ये था कि सप्लायर की डिटेल नहीं पता चले लेकिन रेसिपिएंट क्या पता चल गई। तो जिस दिन रेसिपिएंट ने एंट्री रिकॉर्ड की है कि इस दिन मैंने सर्विस ली है, वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाए। जब दोनों का कुछ पता ना चले तो 12(5), 13(5) लगेगा। जिस दिन पकड़े गए रिटर्न फाइल करते तो रिटर्न की डेट, नहीं तो आज। ठीक है, बस एक प्रोविजन और बचा है, देख लें। ये है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम। आरसीएम केस में क्या प्रोविजन है? आरसीएम के केस में प्रोविजन है डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61 डेज, गुड्स में था 31 डेज, 61 डेज, और डेट ऑफ पेमेंट।
अब पेमेंट की वही मीनिंग हुआ, डेट ऑफ एंट्री इन दी बुक्स ऑफ रेसिपिएंट फॉर पेमेंट, आरसीएम लग रहा है ना, तो रेसिपिएंट के एंगल से देखेंगे, और डेट ऑफ डेबिट व्हिचएवर इज अर्ली। गुड्स में उसमें क्या अंतर था, गुड्स में 3 पॉइंट थे, गुड्स किस दिन रिसीव हुई, इनवॉइस प्लस 31 डेज और डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ है सर्विस किस दिन रिसीव हुई, नहीं, ये पॉइंट नहीं है, और क्या है बाकी सब है, इनवॉइस प्लस 61 डेज और डेट ऑफ पेमेंट। गुड्स और सर्विस में क्या अंतर आया, उसमें एक और पॉइंट था, आरसीएम केस में क्या, गुड्स कब रिसीव हुई, इसमें ये पॉइंट नहीं है, उसमें इनवॉइस प्लस 31 डेज था, इसमें इनवॉइस प्लस 61 डेज। ओके, तो जैसे ये एग्जांपल लिखा है, इसको बहुत सिंपल सा समझ लें आप, हमारे को 13.3 आरसीएम केस में उन्होंने क्या बोला, इनवॉइस प्लस 61 डेज या फिर पेमेंट विचएवर है, सिंपल से बिल्कुल सिंपल समझना, यहाँ पर इनवॉइस इशू हुई है, प्लस 61 डेज करें हम तो यहाँ आ जाता है ये इनवॉइस प्लस, अगर पेमेंट यहाँ हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा, तो बताओ कौन सी डेट आएगी, डेट ऑफ पेमेंट। अगर पेमेंट यहाँ हुआ होगा तो सिंपल सी बात, तो इनवॉइस प्लस 61st डे निकाल लेना, उसके पहले पेमेंट है तो पेमेंट, उसके बाद पेमेंट है तो वो 61वां दिन ही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाए। तो बोला इनवॉइस प्लस 61 डेज जो आ रहा है या फिर पेमेंट की डेट विचएवर इज, इनवॉइस प्लस 61 डेज निकाल लेना, और फिर ए डेट का कुछ नहीं होगा, अगर यहाँ पेमेंट है इनवॉइस के पहले है तो भी, 61 डेज के पहले है तो भी, और उसके बाद है तो 61वां दिन ही क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाए। ठीक है, आई बात समझ में आपको, ये देख लो, अगर पेमेंट पहले हुआ है तो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, डेट ऑफ इनवॉइस के बाद हुआ है तो भी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, और बाद हुआ है तो भी, इनवॉइस प्लस 61 डेज के बाद पेमेंट हुआ है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, इनवॉइस प्लस 61 डेज। अब इसी में क्या लिखा है, एक पॉइंट बस इसमें यूनिक है, वो समझ लें आप, टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13.3 में, सेक्शन 13.3 ही है, ठीक है, डाउट था तो मैंने हिंदी में लिखा, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी आरसीएम ही चल रहा है, लेकिन आरसीएम कैसे चल रहा है कि हम इंडिया में हैं, और दो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो हमारा हेड ऑफिस है यूएसए में, ब्रांच है इंडिया, और हेड ऑफिस सप्लाई दे रहा है, अब वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में और हम टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो सप्लाई वो कर रहा है, लेकिन आरसीएम के तहत हमें टैक्स चुकाना पड़ेगा, पक्का हमें टैक्स चुकाना पड़ेगा आरसीएम के तहत, क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लायर और हम यहाँ पर हैं, और वो हमारा एसोसिएट एंटरप्राइज है, यानी वो हमारी होल्डिंग कंपनी है, या फिर हमारा कोई म्यूचुअल ओनर होगा, ठीक है, जॉइंट वेंचर है, ऐसा कुछ है, एसोसिएट एंटरप्राइज है हमारी, उस केस में लग तो आरसीएम रहा है 13.3 ही लगेगा, लेकिन चूंकि तुम एसोसिएट हो, रिश्तेदार हो, इसलिए प्रोविजन थोड़ा सा और तगड़ा बनाना पड़ेगा। तो क्या प्रोविजन बनाया गया एसोसिएट के केस में, यानी सप्लायर बाहर है, रेसिपिएंट इंडिया में है, तभी आरसीएम लगेगा, ठीक है, पक्का। अगर हम यूएस से सप्लाई कर रहे होते तो एफसीएम लग जाता ना, उससे हम टैक्स ले लेते, आरसीएम लगाने की, आरसीएम तब लगाना ना जब वो हमें सर्विस दे रहा है और हम इंडिया में, तो हमने बोला टैक्स तो लगेगा, लेकिन हम तुमको नहीं देंगे, हम सरकार को टैक्स देंगे, क्योंकि हम इंडिया में। तो उन्होंने बोला कि अगर एसोसिएट को दे रहा हो और आरसीएम का केस बन जाए तो फिर क्या करना, टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी डेट ऑफ एंट्री ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस इन दी बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, जिस दिन हम सर्विस को रिसीव करने की एंट्री करें, या डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन वो हमें पेमेंट करें, सॉरी जिस दिन हम उसको पेमेंट करें, फिर से देख लें, जिस दिन हमने सर्विस रिसीव करने की एंट्री करी है, जिस दिन हमने उसको पेमेंट करा, व्हिचएवर इज अर्लियर, यानी आज सर्विस मिली है और मैं 2 दिन बाद पेमेंट करूंगा, तो रिश्तेदारों का काम है तो जल्दी से जल्दी टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लिए। अगर आज सर्विस मिली है, मैं 2 दिन बाद पेमेंट करूंगा, तो आज का दिन क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, और मैंने पेमेंट कर दिया और सर्विस मुझे 2 दिन बाद मिली है, तो जैसे मैं पेमेंट करूंगा वो क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई।
इनवॉइस प्लस 60 दिन दे रहे क्या? क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो सामने वाला तुम्हारा क्या है, रिश्तेदार, मैनिपुलेशन हो सकता है। तो यहाँ हम 60 दिन देंगे, हर RTM में हम 60 दिन का टाइम दे रहे हैं, 61 डेज का टाइम दे रहे हैं इनवॉइस के बाद से। ठीक है, भले ही बेचारे अर्लियर बन रहा है प्रोविजन, लेकिन फिर भी 61 तो दे रहे हैं। इस केस में कुछ नहीं, जिस दिन आपने सर्विस रिसीव करी उसकी एंट्री करी, सर्विस रिसीव की एंट्री करी है, जिस दिन आपने पेमेंट दिखाया, व्हिचएवर इज अर्लियर में आपको क्या आ जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई की। केवल एसोसिएट के केस में किया गया। तो बोलते हैं नॉर्मल RTM का केस क्या है, सर्विस के केस में नॉर्मल RTM के प्रोविजन क्या है, प्लीज बता। ये आखिरी सेक्शन है, क्योंकि 13(4) तो वाउचर का है, पढ़ चुके हो, 13(5) पढ़ चुके हो, 13(6) इंटरेस्ट वगैरह का है, पढ़ चुके हो। ये आखिरी सेक्शन है, ध्यान से बोलना है। नॉर्मल RTM क्या, फिर से, रेट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस प्लस 61 डेज व्हिचएवर इज, और एसोसिएट से अगर हुआ है वो RTM लग गया तो जिस दिन सर्विस ली थी उसकी एंट्री, सर्विस लेने की एंट्री और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर है। ठीक है, पक्का? ठीक है, गुड्स के केस में, सर्विस के केस में। हाँ, गुड्स के केस में RTM नहीं लगता है, गुड्स के केस में RTM बहुत कम लगता है जब अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन परचेज करता है सीमेंट वगैरह। अदरवाइज जितना भी आपने लिस्ट पढ़ा सब सर्विस का, डायरेक्टर, GTA सर्विस, मोटर व्हीकल रेंट पे देना, गवर्नमेंट की सर्विस, जितना भी आप RTM में पढ़ते हो सब कुछ सर्विस है। गुड्स के केस में RTM है ही नहीं, जहाँ होना था वहाँ किस केस में है, वो अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड के बीच में 9(4), जहाँ पर प्रोमोटर क्या करता है, सीमेंट खरीदता है अनरजिस्टर्ड दुकानों से 80% से कम। ठीक है ये, हाँ। तो 812(5) मैं बता चुका हूँ आपको, बाकी सारे मैं आपको बता चुका हूँ। ये तो हो गया टाइम ऑफ सप्लाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 बज गए हैं, आप होमवर्क करोगे?